नमस्कार। उत्तर प्रदेश की हालिया सुर्खियों पर आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम 15 सितंबर की शाम तक जो भी अहम खबरें आईं, उनकी गहराई में उतरेंगे, उनका विश्लेषण करेंगे। हमारे पास देखिए शासन प्रशासन है, राजनीति है, कुछ सामाजिक हलचल और हाँ, अपराध की भी कई खबरें हैं। कोशिश यही रहेगी कि इन खबरों से जो जरूरी बातें हैं वो निकालें और समझें कि उत्तर प्रदेश में आखिर चल क्या रहा है। कुछ खास खबरें हैं जिन पर आज बात होगी, जैसे झांसी में एक अफसर रिश्वत लेते पकड़े गए, फिर एआईएमआईएम के एक नेता का बयान है जिस पर काफी चर्चा हो रही है, और कानपुर में एक बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड भी पकड़ा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शासन और प्रशासन की। झांसी से खबर है, मंडी परिषद के डिप्टी डायरेक्टर हैं शिव कुमार राघव। एंटी करप्शन टीम ने उन्हें पकड़ा है। अच्छा। एक रिटायर्ड कर्मचारी से 30,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए, वो भी रंगे हाथों। कुल मांगे थे 65,000 रुपए। ये पहली किश्त थी। ओके। और मजे की बात ये कि जब टीम पहुंची तो साहब ने करीब आधे घंटे खुद को कमरे में बंद कर लिया। अरे बाप रे, ये तो मतलब ये घटना सिर्फ भ्रष्टाचार की नहीं है, ये अधिकारी का रवैया, खुद को बंद कर लेना, ये दिखाता है कि शायद कहीं न कहीं जवाबदेही का डर कम है। एंटी करप्शन टीम ने अच्छा काम किया, पर सवाल वही है कि ये बीमारी सिस्टम में कितनी फैली हुई है। इसका असर तो सीधा सरकारी कामकाज और लोगों के भरोसे पर पड़ता है ना। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी से मिलती जुलती पर छोटे स्तर की खबर मुरादाबाद से है। बिजली विभाग के 2 संविदा कर्मी हैं, लाइनमैन धर्मेंद्र और उनके साथी फिरासत। इनका एक वीडियो आया सामने, लाइट ठीक करने के लिए उपभोक्ता से 150 रुपए मांग रहे थे। सिर्फ 150 रुपए? हाँ, 150 रुपए। उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, पर वहाँ के लोग कह रहे हैं कि ये तो आम बात है, ऐसी वसूली चलती रहती है। देखिए, ये दोनों मामले, एक इतना ऊंचा पद डिप्टी डायरेक्टर और दूसरा ये लाइनमैन वाला, ये दिखाता है कि समस्या हर लेवल पर है। छोटी रिश्वत शायद रोजमर्रा की बन गई है आम आदमी के लिए, और बड़ी रिश्वत बताती है कि व्यवस्था में ऊपर तक दिक्कतें हैं, और वो भी बिजली जैसी बुनियादी सेवा में। इसका असर तो सीधा जनता पर पड़ता है। साफ है कि पारदर्शिता और सख्ती दोनों की जरूरत है। बिल्कुल। अब चलते हैं नोएडा। वहां किसानों का प्रदर्शन हुआ था, लाठीचार्ज भी हुआ। उसके बाद अब नोएडा अथॉरिटी ने कुछ कदम उठाए हैं। कहा है कि किसानों पर जो केस दर्ज हुए थे वो वापस लेंगे और उनकी आबादी वाली जमीन पर तोड़फोड़ नहीं करेंगे। अच्छा, ये तो राहत की बात है किसानों के लिए। हाँ, और जिनके घर तोड़े गए थे उन्हें फिर से बनाने के लिए जमीन देने की भी बात कही है। और ये भी कहा है कि जिन अफसरों ने अवैध तोड़फोड़ की उन पर कार्रवाई होगी। देखिए, ये विकास परियोजनाएं और किसानों के अधिकार, ये टकराव तो अक्सर होता है। अथॉरिटी का ये कदम फिलहाल तो तनाव कम करने जैसा लगता है, लेकिन असली सवाल ये है कि ये वादे, ये पूरे कब और कैसे होंगे? क्या ये बस अभी के लिए मामला शांत करना है या वाकई कोई स्थायी हल निकलेगा? सही बात है। अब गोरखपुर चलते हैं। वहाँ इंजीनियर्स डे पर बिजली इंजीनियरों ने कुछ मांगे रखी। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल बिजली कंपनियों के निजीकरण का जो प्रस्ताव है उसे रद्द किया जाए। निजीकरण का विरोध। हाँ, और उनकी एक और मांग थी कि पॉलिसी बनाने वाले जो बड़े पद हैं उन पर सिर्फ एक्सपर्ट इंजीनियर ही रखे जाएं। उनका कहना है कि तभी 24/7 पावर फॉर ऑल जैसी योजनाएं सफल हो पाएंगी। ये देखिए, ये फिर वही बहस आ गई, जरूरी सेवाओं का निजीकरण सही या गलत, और दूसरा, प्रशासन चलाने वाले जनरल एडमिनिस्ट्रेटर बेहतर हैं या उस फील्ड के एक्सपर्ट। इंजीनियरों का तर्क अपनी जगह सही लगता है कि भाई बिजली जैसे टेक्निकल मामले में तो एक्सपर्ट ही बेहतर समझेंगे, खासकर जब लक्ष्य विकसित भारत का हो। और प्रशासन से ही जुड़ी एक और खबर लखनऊ से। सीएमओ ऑफिस ने, मतलब चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर ने 15 प्राइवेट अस्पतालों को नोटिस दिया है। एरा मेडिकल कॉलेज भी है इसमें। अच्छा, किस लिए? जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में लापरवाही के लिए। कानून है नागरिक पंजीकरण अधिनियम 1969, उसके तहत टाइम पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। लगता है कई अस्पताल CRS पोर्टल, जो ऑनलाइन सिस्टम है, उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये बहुत जरूरी काम है। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन, इसमें लापरवाही से सिर्फ सरकारी आंकड़े नहीं बिगड़ते, लोगों को बहुत दिक्कत होती है। बच्चे के एडमिशन से लेकर विरासत के मामलों तक हर जगह ये सर्टिफिकेट चाहिए। तकनीक है, पोर्टल है, फिर भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। ये तो मॉनिटरिंग की कमी दिखाता है। बिल्कुल। और चलते चलते प्रशासन से जुड़ी एक और खबर। डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ग्रेटर नोएडा गए थे। वहां जिम्स यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में नई CT स्कैन और डिजिटल एक्सरे मशीन का उद्घाटन किया।
कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है अगर सुविधाएं बढ़ रही हैं। हाँ, और दौरे के दौरान उन्होंने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग भी की। ये तो होता ही है। सरकारी दौरे और पार्टी की गतिविधियां अक्सर साथ साथ चलती हैं। ये सत्ताधारी दल के लिए संगठन मजबूत करने का मौका भी होता है। चलिए अब जरा राजनीति के गलियारों का रुख करते हैं। यहाँ भी काफी हलचल है। मुरादाबाद में AMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं शौकत अली। उन्होंने एक बयान दिया है जिस पर काफी विवाद हो रहा है। हाँ, मैंने सुना। क्या कहा है उन्होंने? उन्होंने पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर कुछ निजी टिप्पणी की और ये भी कहा कि उनके पूर्वज मुसलमान थे। ओह। साथ ही ये भी दावा किया कि अगर AMIM सत्ता में आई तो यूपी को हैदराबाद बना देंगे और मुसलमानों को इंसाफ दिलाएंगे। और आजम खान के जेल में होने और अखिलेश यादव के बाहर होने पर भी सवाल उठा दिया। देखिए, इस तरह के बयान, इनका मकसद अक्सर राजनीतिक ध्रुवीकरण को तेज करना होता है। ये AIMI की रणनीति का हिस्सा लगता है। मुस्लिम वोटों को अपनी तरफ खींचना और साथ ही सपा और भाजपा दोनों पर निशाना साधना। जाहिर है हम यहाँ सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं और ये विश्लेषण कर रहे हैं कि इसका क्या मतलब हो सकता है। इन दावों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। सवाल ये है कि ऐसी बयानबाजी से वाकई चुनावी फायदा होता है या ये सिर्फ माहौल खराब करती है। बात तो सही है। और राजनीतिक तनाव सिर्फ बयानों तक नहीं रहा। हाथरस में एक अजीब घटना हुई। श्री दाऊजी महाराज का मेला चल रहा था। वहां एक गायक हैं एंडी जाट। उन्होंने गाना गाया RLD आयरे। RLD मतलब राष्ट्रीय लोकदल। अच्छा। बस इसी पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा कर दिया। उन्हें मंच से उतार दिया गया। अरे, मंच पर नेता भी थे। हाँ, हैरानी की बात है कि उस वक्त सांसद अनूप प्रधान समेत कई बीजेपी नेता मंच पर ही मौजूद थे। बाद में कार्यक्रम फिर शुरू हुआ तो एक सांड मंच पर चढ़ाया। क्या? सांड मंच पर? हाँ बिल्कुल। ये तो मतलब पहला हिस्सा गाने पर हंगामा, ये तो राजनीतिक असहिष्णुता या कहें कि जमीन पर जो पार्टियों के बीच तनातनी है उसे दिखाता है कि सांस्कृतिक मंच पर भी अब ये सब हो रहा है। ये RLD और बीजेपी के बीच जो पश्चिमी यूपी में खींचतान है उसका संकेत हो सकता है। और सांड का मंच पर आना, खैर वो तो एक बिल्कुल ही अप्रत्याशित और शायद मजाहिया घटना हो गई इस तनाव के बीच। पर सोचने वाली बात है, एक गाने पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया। सिद्धार्थनगर से भी एक राजनीतिक खबर है, पर यह स्कैंडल से जुड़ी है। बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष थे गौरी शंकर अग्रहरी। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। क्यों? क्या हुआ? एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कथित तौर पर एक लड़की के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिख रहे हैं। गौरीशंकर का कहना है कि राजनीतिक साजिश है और वीडियो एडिटेड है। ये राजनीतिक साजिश और एडिटेड वीडियो वाला दावा तो अब आम हो गया है ऐसे मामलों में। खैर, पार्टियों के लिए ऐसे स्कैंडल छवि को नुकसान पहुंचाते हैं तो फौरन कार्रवाई करना उनकी मजबूरी भी होती है। जांच से ही सच सामने आएगा। और लगता है 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी भी शुरू हो गई है। बीजेपी एक बड़ा अभियान शुरू कर रही है, मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, SIR कह रहे हैं इसे। अच्छा, वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन। हाँ, कार्यकर्ता घर घर जाएंगे और फर्जी या डुप्लीकेट नाम हटवाएंगे। पार्टी का मानना है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में वोटर लिस्ट में गड़बड़ी से उन्हें नुकसान हुआ था। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चेतावनी दी है कि अगर इस प्रक्रिया में गड़बड़ी हुई तो जनता सड़क पर उतरेगी। देखिए, वोटर लिस्ट का मुद्दा हमेशा ही बहुत संवेदनशील होता है। कहने को तो मकसद निष्पक्ष चुनाव है, लेकिन अक्सर आरोप लगते हैं कि जानबूझकर किसी खास समुदाय या पार्टी के वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं। ये बीजेपी की चुनावी रणनीति का हिस्सा लगता है और विपक्ष की प्रतिक्रिया भी लाजमी है। सबसे जरूरी ये है कि ये पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और निष्पक्ष रहती है। इस पर सबकी नजर रहेगी। बिल्कुल। चलिए अब कुछ सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की बात करते हैं। गोरखपुर में मोहसिन आजम कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें राजस्थान के एक इस्लामी विद्वान हैं मुफ्ती खालिद अय्यूब मिसबाही शिरानी। उन्हें सब्जपोश अवार्ड दिया गया। किस लिए? उनकी दीनी तालीम और सामाजिक सेवाओं के लिए। उन्होंने अपनी बात में पैगंबर मोहम्मद के संदेशों पर जोर दिया, खासकर महिलाओं का सम्मान करने और समाज से कुरीतियों को खत्म करने की बात कही। ये अच्छी बात है। ये दिखाता है कि कैसे धार्मिक नेता भी सामाजिक सुधार में सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। जब आस्था के मन से शिक्षा, महिला अधिकार, साफ सफाई जैसे मुद्दों की बात होती है तो उसका असर गहरा होता है। हाँ, अब वाराणसी से एक चिंताजनक खबर है। पद्म विभूषण से सम्मानित शास्त्रीय संगीत के महान गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी की तबीयत काफी नाजुक है। ओह, क्या हुआ उन्हें? उन्हें फेफड़ों में सूजन है, सेप्टिसीमिया बताया जा रहा है, जो खून का गंभीर इन्फेक्शन होता है, और हाई BP भी है।
बीएचयू के आईसीयू में भर्ती हैं, बाईपैप मशीन पर हैं, जो सांस लेने में मदद करती है। मंत्री जी ने सरकारी मदद का भरोसा दिया है। ये सुनकर दुख हुआ। पंडित छन्नूलाल मिश्र जी तो हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है। समाज हमेशा अपनी ऐसी महान हस्तियों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहता है। सरकार का मदद का आश्वासन देना ये उनके योगदान का सम्मान है। हम उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हैं। बिल्कुल। गोरखपुर से ही एक और आध्यात्मिक खबर है। गीता वाटिका में भाई जी हनुमान प्रसाद पोदार जी की जयंती पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हुआ। पूज्य नरहरिदास जी कथा कह रहे थे। उन्होंने कृष्ण लीला का ऐसा वर्णन किया कि श्रद्धालु एकदम भाव विभोर हो गए। नन महोत्सव और पूतना वध जैसे प्रसंग सुनाए गए। धार्मिक कथाएं और ये उत्सव हमारे समाज और संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। ये लोगों को न सिर्फ आध्यात्मिक शांति देते हैं, बल्कि एक समुदाय के रूप में जोड़ते भी हैं। और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे व्यक्तित्वों का प्रभाव देखिए आज भी कितना है। हाँ जी। अब शिक्षा जगत से एक अच्छी खबर आई थी। प्रयागराज से रज्जू भैया विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने छात्रों से कहा कि चुनौतियों का सामना करें और देश को आगे बढ़ाएं। जी। लेकिन जो दिलचस्प बात उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने बताई वो ये कि इस बार 64% ग्रेजुएट लड़कियां थीं। वाह, 64%? जी, ये तो बहुत अच्छा आंकड़ा है। हाँ, और कुल 187 मेडल दिए गए। उनमें से करीब 68% लड़कियों को मिले। मंत्री जी ने कहा कि इन लड़कियों में देश चलाने का जज्बा है। ये वाकई शानदार है। ये दिखाता है कि उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी कितनी तेजी से बढ़ रही है और वो कितना अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। ये एक बहुत ही सकारात्मक संकेत है समाज के लिए। बिल्कुल। लेकिन शिक्षा जगत से ही एक विरोध की खबर भी है। वाराणसी से प्राइमरी स्कूल के शिक्षक सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का विरोध कर रहे हैं। कौन सा फैसला? शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी को अनिवार्य करने का फैसला। ये उन शिक्षकों पर लागू हो रहा है जिनकी नौकरी 5 साल से कम बची है। उन्हें 2 साल के अंदर टीईटी पास करना होगा, वरना उनकी नौकरी जा सकती है। ओहो, ये तो मुश्किल बात है उन शिक्षकों के लिए। हाँ, इसलिए वो शिक्षक प्रधानमंत्री से मांग कर रहे हैं कि अध्यादेश लाकर इस फैसले को रद्द किया जाए। ये दिखाता है कि कैसे कोई नीतिगत बदलाव या कोर्ट का फैसला सीधे सीधे कर्मचारियों की जिंदगी पर असर डालता है। यहाँ एक तरफ शिक्षक की गुणवत्ता का सवाल है, तो दूसरी तरफ इतने सालों से पढ़ा रहे शिक्षकों की नौकरी की सुरक्षा का। खासकर जो रिटायरमेंट के इतने करीब है उनके लिए तो ये बड़ी चिंता की बात होगी। अब वो राजनीतिक दखल की उम्मीद कर रहे हैं। सही कहा। अब आते हैं आप राज जगत के कुछ गंभीर और परेशान करने वाली खबरों पर। देखिए, खबरें तो बहुत सी हैं, लेकिन हमने सोचा कि उन कुछ मामलों पर ध्यान दें जो किसी बड़े मुद्दे या ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं। पहला मामला गाजियाबाद का है। एक अभिनेत्री ने फिल्म डायरेक्टर उत्तर कुमार पर यौन शोषण का आरोप लगाया था। हाँ, ये मामला काफी चर्चा में था। तो अब उत्तर कुमार को अमरोहा से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने सर्विलेंस की मदद से सुबह सुबह छापा मारा। सुनने में आया है कि जेल जाने के डर से उनकी तबीयत भी बिगड़ गई। तो दुखद बात यह है कि इससे पहले जब कार्रवाई नहीं हो रही थी तो पीड़ित एक्ट्रेस ने हताश होकर सीएम आवास के बाहर आत्महत्या की कोशिश की थी। ये बहुत दुखद है। ये दिखाता है कि न्याय पाने का रास्ता कितना मुश्किल हो सकता है, खासकर ऐसे हाई प्रोफाइल मामलों में। पीड़िता को इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा, ये हमारे व्यवस्था पर गंभीर सवाल है। खैर, गिरफ्तारी हुई है, ये एक कदम आगे है। अब जरूरत है निष्पक्ष जांच और तेजी से न्याय की। बिल्कुल। दूसरा बड़ा मामला कानपुर से है। एक बहुत बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए करोड़ों की ठगी करने वाला गैंग था। गेमिंग ऐप से ठगी? हाँ, 8 लोग पकड़े गए हैं और इनमें एक बीसीए का छात्र भी शामिल है। छात्र भी? जी। इस गैंग के तार दुबई से जुड़े हैं और ये लोग टेलीग्राम के जरिए ऑपरेट करते थे। सिर्फ 3 महीने में करीब 28 से 30 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन मिले हैं। 30 करोड़ 3 महीने में? हाँ। सरगना है कोई सुल्तान मिर्जा, वो अभी फरार है। ये मामला दिखाता है कि साइबर क्राइम कितना ज्यादा संगठित, कितना जटिल और अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। तकनीक का कैसे गलत इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर लोगों को लूटा जा रहा है। और ये बात वाकई चिंताजनक है कि युवा छात्र भी इतने शातिर अपराधों में शामिल हो रहे हैं। डिजिटल दुनिया जितनी फायदेमंद है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है अगर हम सावधान न रहें। सही कहा। कानपुर से ही एक और बड़ा अजीब और हैरान करने वाला मामला है। एक फर्जी जज पकड़ा गया है।
नाम है विष्णु शंकर गुप्ता। फर्जी जज? हाँ, KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की एक नर्सिंग ऑफिसर को उसने शादी का झांसा देकर ठगा था। जब पुलिस उसे पकड़ने गई तो उसने पुलिस पर कुत्ते छोड़ दिए। क्या? हाँ, फिर 3 घंटे पूछताछ में वो चुप रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे गधे पर बैठाकर घुमाने की धमकी दी। ये कौन सा तरीका है पुलिस का? हाँ, तरीका तो अजीब है पर शायद काम कर गया। उसने 4.5 लाख रुपए बरामद करा दिए। बाप रे। और पता चला है कि ये आदमी पहले भी 10 से ज्यादा लड़कियों को कभी IAS कभी IPS बनकर ठग चुका है। और एक लड़की ने तो इसकी वजह से आत्महत्या भी कर ली थी। ये तो बहुत खतरनाक आदमी है। ये सिर्फ ठगी नहीं, ये तो लोगों की जिंदगियों से खेल रहा है। प्रतिरूपण यानी किसी और का भेष धरकर धोखा देना और लोगों को मनोवैज्ञानिक रूप से अपने जाल में फंसाना, ये बहुत गंभीर अपराध है। और पुलिस की पूछताछ का वो तरीका, वो बेशक विवादास्पद है, पर ये मामला दिखाता है कि लोग पद और रुतबे के झांसे में कितनी आसानी से आ जाते हैं। हाँ, एक और बहुत गंभीर मामला भी कानपुर से ही जुड़ा है। अखिलेश दुबे नाम का एक शख्स है। उस पर जमीन कब्जा करने के 50 से ज्यादा मामले SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के पास हैं। 50 से ज्यादा? जी, 10 मामलों में जांच पूरी हो चुकी है, 5 FIR भी दर्ज हैं, लेकिन फिर भी उसकी हजारों करोड़ की अवैध संपत्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अनुमान है कि करीब 2,500 करोड़ की सरकारी और 300 करोड़ की वक्फ जमीनें हैं। इतनी बड़ी रकम और कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? आरोप ये है कि कई बड़े IPS और PPS अफसर, मतलब पुलिस के बड़े अधिकारियों की काली कमाई उसके साथ लगी भी है और वही लोग कार्रवाई रुकवा रहे हैं। ओह, ये तो बहुत ही संगीन आरोप है। अब जो पीड़ित हैं, उन लोगों ने मोर्चा बनाया है और इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। ये बेहद गंभीर मामला है। अगर ये आरोप सही है कि बड़े पैमाने पर जमीन पर कब्जा हुआ है और उसमें ताकतवर लोगों की मिलीभगत है और इतनी शिकायतों और FIR के बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही, तो ये पूरी व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर जांच में वाकई बाधा डाली जा रही है तो ये तो न्याय का मजाक है। पीड़ितों का संगठित होना दिखाता है कि वो कितने हताश होंगे। बिल्कुल। और आखिर में एक और अपराध की खबर आगरा से। यहाँ 20 महीने पुराने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा हुआ है। देवीराम नाम के एक शख्स ने अपने ही भांजे राकेश की हत्या कर दी थी और शव को एक नीले ड्रम में पेट्रोल डालकर जला दिया था। हे भगवान, मामा ने भांजे को क्यों? वजह बताई जा रही है कि राकेश उसकी बेटी का नहाते हुए वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था। ओहो। शव की पहचान DNA टेस्ट से हुई। देवीराम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका एक भतीजा जो इसमें शामिल था वो फरार है। ये अपराध की क्रूरता और उसके पीछे का मकसद दोनों ही दहलाने वाले हैं। इसे शायद ऑनर के नाम पर या बदला लेने के लिए किया गया अपराध कह सकते हैं। ये दिखाता है कि लोग कैसे कानून अपने हाथ में ले लेते हैं और साथ ही ये भी पता चलता है कि DNA जैसी फोरेंसिक तकनीक कैसे इतने पुराने और मुश्किल केस सुलझाने में मदद करती है। ब्लैकमेलिंग अपनी जगह गलत है, लेकिन हत्या उसका हल कभी नहीं हो सकती। तो ये थी उत्तर प्रदेश से आई कुछ अहम खबरें। प्रशासन, राजनीति, समाज और अपराध, हर तरह का रंग इनमें दिखा। तो आखिर इन सब को जोड़ कर देखें तो क्या तस्वीर उभरती है? देखिए, संक्षेप में कहें तो उत्तर प्रदेश में वो सब कुछ हो रहा है जिसकी झलक हमें शायद पूरे देश में दिखती है। शासन की अपनी चुनौतियां हैं, कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने में दिक्कत है, राजनीति में गहमा-गहमी है, ध्रुवीकरण की कोशिशें हैं, चुनावी रणनीतियां बन रही हैं, समाज बदल रहा है, धर्म, शिक्षा, लिंग जैसे मुद्दे लगातार चर्चा में हैं। कहीं अच्छी खबरें हैं जैसे लड़कियों की शिक्षा में तरक्की, तो कहीं तनाव भी है। और अपराध की कठोर सच्चाई भी हमारे सामने है, साइबर क्राइम से लेकर जमीन कब्जे और हिंसक अपराध तक। तो यहाँ लगातार बदलाव भी है और जटिलता भी। हाँ, और ये सब अलग अलग नहीं है। कई बार लगता है जैसे राजनीति और अपराध एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, या फिर प्रशासन की कोई कमी किसी सामाजिक मुद्दे को और बढ़ा देती है, या फिर समाज का कोई तनाव राजनीतिक रंग ले लेता है। ये सब आपस में जुड़ा हुआ है ना? बिल्कुल, यही वो कनेक्शंस हैं, यही वो तार है जिन्हें समझने की जरूरत है। ये जो अलग अलग खबरें हमने देखी, ये अक्सर एक ही बड़ी उलझी हुई तस्वीर का हिस्सा होती हैं। और इसी सोच के साथ आज श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब हम लगातार प्रशासन की नाकामी, राजनीतिक खींचतान और गंभीर अपराध की खबरें एक साथ सुनते हैं, तो एक आम नागरिक के मन में सुरक्षा और व्यवस्था को लेकर कैसी भावना बनती होगी? क्या इन अलग अलग दिखने वाली घटनाओं के पीछे कोई गहरे
बुनियादी मुद्दे हैं जो इन सबको आपस में जोड़ते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। आज की इस गहरी पड़ताल को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।